हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी देश या राज्य में शासन को किस तरीके से चलाना है, ये सब जो डिटेल्स होती हैं वो किस किताब में लिखी गई हैं? भारतीय संविधान में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सभी के लिए बराबर कानूनों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। यानी कि सोसाइटी का कोई भी सेक्शन है वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अपने जीवन का यापन कर सके, इसलिए संविधान में रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस तरीके से किसी देश या राज्य में शासन को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं। मान लीजिए आप कोई भी बुक रीड कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, मान लीजिए साइंस की रीड कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लेसन्स होंगे, है ना, कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि डिफरेंट पेज नंबर पर दिए गए होंगे। सेम तरीके से जब मैं बात करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो जैसे किसी किताब में लेसन दिए होते हैं ना, सेम वे यहाँ पे क्या है, भाग दिए हुए हैं। ठीक है, और जिस तरीके से किसी भी बुक में पेज नंबर होते हैं, सेम वे यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे लेसन का मतलब है भाग, ठीक है, और पेज नंबर का मतलब है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आप कहोगे आर्टिकल। तो अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितने लेसन हैं यानी कि भाग हैं, और कितने पेज नंबर हैं यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो टोटल लेसन कितने हैं, टोटल भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, और उन पार्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक हैं जो डिफरेंट पेज नंबर पे दिए गए हैं, जिन्हें आप आर्टिकल कहोगे। टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे संविधान में? वो हैं 395। ठीक है, तो अगर कभी पूछे भाग कितने हैं संविधान में तो 22, और कभी पूछे आर्टिकल्स कितने हैं तो 395। ये टोटल नंबर है आर्टिकल्स का। अब किसी भी बुक को रीड करते हैं तो हमेशा चैप्टर 1 से रीड करते हैं। ठीक है, तो सेम वे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 1 यानी कि लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं बात करूं पेज नंबर की कि लेसन 1 कहां से कहां तक दिया हुआ है, तो ये दिया है पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो संविधान का भाग 1 है वो वर्णन करता है, वो डिस्क्राइब करता है संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं अब हम उन्हें वन बाय वन समझेंगे। पहला आर्टिकल, पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत। यूनियन क्या होता है अब वो देखते हैं। यूनियन का मतलब है कि भारत में जो राज्य शामिल हैं ये कभी भी टूटकर भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वर्ड हैं जिन्हें डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, तब हम समझ पाएंगे कि यूनियन का मतलब असल में होता क्या है। 3 वर्ड हैं आपके, पहला है कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। पहले देखते हैं कॉन्फेडरल को, इसे हिंदी में कहते हैं परिसंघ। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो राज्य हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देकर एक देश का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे कमजोर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिले और देश का निर्माण कर लिया, कल को इनमें लड़ाई होगी, ठीक है, इनमें डिस्प्यूट होंगे तो ये इजीली अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरेशन की। ठीक है, हिंदी में आप इसे संघ कहोगे। कोई भी देश एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा कई राज्य जो हैं वो मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, यानी कि फेडरेशन क्या है कि इसमें भी कई राज्य आपस में आके मिले हैं और एक देश का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, रिटन है, वो एक समझौते के तहत मिले हैं, उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट पे साइन किया है कुछ टर्म्स और कंडीशंस पे। ठीक है, ये कॉन्फेडरल से तो थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन इसमें भी अगर ये राज्य चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को तोड़कर वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन। हिंदी में इसे भी संघ कहते हैं और फेडरेशन को भी संघ कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यूनियन में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यूनियन में क्या होता है, एक बार अगर आप इसका हिस्सा बन गए, एक बार आप इसमें घुस गए तो अब आप अलग नहीं हो सकते, अलग होना इम्पॉसिबल है। और भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है भारत। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे एक बार जो राज्य शामिल हो गया भारत में, अब वो कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्या देखा कि सबसे कमजोर सिस्टम कौन सा है, कॉन्फेडरल है। ठीक है, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट पे, समझौते पे साइन तो हुए नहीं है, कभी भी देश आके मिल जाते हैं और जब उनका मन होता है तो वो आसानी से बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। लेकिन उससे थोड़ा बेटर सिस्टम था फेडरेशन का, जहाँ पे क्या हुआ, अगर ये राज्य हटना चाहते हैं उस देश से तो इन्हें जो समझौता हुआ था इनके बीच में एग्रीमेंट, उसे तोड़ना पड़ेगा, तब ये अलग हो सकते हैं।
लास्ट बात करते हैं यूनियन। ये सबसे मजबूत सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार मेंबर बन जाते हो, फिर आप लाइफ टाइम के मेंबर होते हो, आप कभी भी हट नहीं सकते, ठीक है। और भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। यहाँ पे एक बार जो राज्य शामिल हो गया भारत में, अब वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये यानी कि एक बार जो राज्य भारत में मिल गया, शामिल हो गया, अब वो कभी भी भारत से अलग नहीं होगा, वो हमेशा भारत सा ही रहेगा। नेक्स्ट, अब हम इन तीनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडरल की। इसमें क्या होता है, मान लो आप अपने घर ब्रिक्स लेके आए, ईंटें लेके आए और उनका एक चट्टा बना दिया, यानी कि बस एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा भी इसमें क्रिकेट खेलते टाइम बैट मार देगा या बॉल मार देगा तो क्या होगा, ये सारी ईंटें गिर जाएंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सबसे कमज़ोर सिस्टम यही था, ठीक है। इसलिए आजकल देखने को वर्तमान में नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरेशन की। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ब्रिक्स रखी, आपने ईंटें रखी, लेकिन उनके बीच में सीमेंट लगाई। तो सीमेंट यहाँ पे एक एग्रीमेंट की तरह है कि आपने ईंटें रखी और बीच में सीमेंट लगाई। तो अब ये जो ढांचा है ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान हथौड़े से मारेगा तो ये क्या होगा, ईंटें जो हैं, जो सीमेंट से लगी हुई हैं, वो अलग हो जाएंगी, कुछ ही प्रयासों में अलग हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। यहाँ पे एक बार जो राज्य शामिल हो गया कभी अलग नहीं हो सकता। तो अब आपने क्या किया, आपने ईंटें ली, सीमेंट ली, ठीक है। पहले ईंटों के बीच में सीमेंट लगाई और एक दीवार बनाई, उसके ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर से टाइल्स भी लगवा दी। तो आपने क्या कर दिया, यूनियन बना दिया। अब किसी हल्के प्रहार से, सिर्फ एक बार हथौड़ा मारा, 2 बार मारा, ठीक है, तो इतने छोटे छोटे एफर्ट से ये कभी अलग नहीं होंगी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, पक्का काम किया है। तो इस इजी से एग्जाम्पल से हम समझे कि फेडरेशन और यूनियन के बीच में बेसिकली क्या मेन डिफरेंस है, और यूनियन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का क्या है। हिंदी में दोनों को क्योंकि संघ कहते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है, फेडरेशन को भी संघ कहते हैं, यूनियन को भी। तो इसलिए हम इंग्लिश वाला वर्ड टिक करेंगे, हम टिक करेंगे भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ देखते हैं। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अमेरिका में जो सिस्टम है वो है फेडरेशन, यानी कि वहाँ पे जो राज्य हैं वो समझौते एग्रीमेंट के द्वारा साथ में मिले हुए हैं। वहीं जो भारत है वो क्या है, यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 कहता है कि हमारी संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, उस पर यह पावर है संसद पे, ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है हमारी, वो प्रेसिडेंट को पूर्व सूचित करके, यानी कि उसे इन्फॉर्म करके प्रेसिडेंट को किसी भी विदेशी राज्य को जो कि भारत में मिलने का इच्छुक हो उसे मिला सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि किसके पास पावर है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सके, तो वो है हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। अब एक डायग्राम से एक चीज समझेंगे। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था, ठीक है। ये रहा सिक्किम का लोकेशन जो कि ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है। तो सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, लेकिन हुआ क्या, जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया, तो सिक्किम के लोग थे वो डर गए कि हमारा साइज तो बहुत कम है, हम अकेले इनसे फाइट बैक नहीं कर पाएंगे, क्या पता तिब्बत की तरह हमारे साथ भी ये बहुत ही ब्रूटली बिहेव करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में मिलना प्रिफर किया। तो हुआ क्या, 35th संशोधन हुआ था 1974 में, उसमें सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। स्टार्टिंग में जब सिक्किम हमसे मिला तो उन्हें डर था कि हम भी उनके साथ क्या करें, बुरी तरह बिहेव ना करें भारत के लोग। इसलिए स्टार्टिंग में जब वो मिला तो हमने उसे, ताकि वो एश्योर हो जाए, सेफ फील करे, कंफर्टेबल फील करे, हमने उसे शहर राज्य का हिस्सा बनाया। यानी कि आप हमारे पड़ोस में रहते हो और अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह वहाँ पे शासन कर सकते हो, ठीक है। और उन्हें संविधान में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक स्पेशल अनुच्छेद इन्हीं के लिए जोड़ा गया। हमने जो आर्टिकल 2 हम पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 में पार्ट ए ऐड किया गया। सिक्किम के लोगों को, उन्हें एक स्पेशल दर्जा दिया गया शहर राज्य का। कब दिया गया, 35th संशोधन में, जो कि हुआ था 1974 में। लेकिन उसके बाद जब सिक्किम के लोगों ने देखा कि भारत का बिहेवियर है बहुत ही उनके साथ अच्छा है, तो फाइनली क्या हुआ, सिक्किम को
36वां संविधान संशोधन जो हुआ 16 मई 1975 को, उसमें भारत का सिक्किम को बना दिया गया 22वां राज्य। ठीक है, तो पहले इसे शहर राज्य बनाया था, लेकिन बाद में 1 साल बाद ही इसे क्या बना दिया गया, भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, जब संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि कब हुआ था, 16 मई 1975 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमने अभी क्या देखा, आर्टिकल 2 में हमने देखा कि कोई भी विदेशी राज्य है, कोई भी स्वतंत्र विदेशी राज्य है, अगर वो भारत का हिस्सा बनना चाहे तो संसद पर यह पावर है कि वो उसे बना सकती है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचित कर कर। नेक्स्ट बात करेंगे संसद की। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी वर्तमान राज्य के, ठीक है, सीमा में नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद की जो सेकंड बहुत बड़ी पावर है वो क्या है, पार्लियामेंट की पावर, ये है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दे और उसके बाद भारत के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, है ना, प्रेजेंट टाइम में जितने भी राज्य आते हैं, आपको राज्य की परमिशन नहीं लेनी। मान लो अगर यूपी का नाम बदलना हो संसद को, तो यूपी वालों से परमिशन नहीं लेनी, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी राज्य के से। ठीक है, बस क्या करना है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचित करना है, उसे राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद जो राज्य है उसकी सीमा में चेंज कर सकते हो, यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज है उसे घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, दोबारा से उसकी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हो, यानी कि नाम भी बदल सकते हैं राज्यों का। संसद के पास कितनी बड़ी पावर है, वो क्षेत्र बदल सकता है कि ज्योग्राफिकल जो एरिया किसी राज्य में आता है, जो उसकी सीमा है, बाउंड्रीज है, उसमें चेंजेस कर सकती है, नाम में चेंज कर सकती है, संसद पे ये पावर है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको पास्ट में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, यूपी से कट के उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड को सेपरेट कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, ये संसद की पावर है कि वो जो उसके वर्तमान राज्य है हमारे भारत के, उनकी बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकती है, उन्हें नए नाम दे सकती है, ये उसकी पावर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर देंगे अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का और 3 का इस्तेमाल करती है तब उसे राष्ट्रपति से किसी भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो संसद की पावर है किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने की या फिर जो वर्तमान राज्य हैं भारत के, उनकी सीमा को बदलने की, उनके नामों में परिवर्तन करने की, ये अनुच्छेद 368 के बाहर हैं। ठीक है, 368 अनुच्छेद 368 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 कहता है कि प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत है किसी डॉक्यूमेंट पे, और जब ये संसद की पावर अनुच्छेद 368 से बाहर है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो संसद वर्क कर रही है वहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो उसे स्पेशल परमिशन नहीं लेनी है राष्ट्रपति की, बस उसे इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अखंड भारत की। जो पहले हमारा भारत था वो बड़ा सा हिस्सा था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें से कुछ पार्ट्स अलग होते गए। तो सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा था जो उससे सेपरेट हो गया। तो अब बात यहाँ पे डूरंड लाइन की हुई है, तो हम देख लेते हैं वो किस किस के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है, और इसे हम ड्यू वर्ड से याद रखेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिच जगह नहीं है, तो हम ऐसा याद रखेंगे कि ये लाइन बनाने में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट था जो ड्यू हो गया। तो इस वर्ड से हम याद रखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं, इंटरनेशनल लाइंस को। जो अखंड भारत था उसका दूसरा हिस्सा हुआ 1935 में म्यांमार, जो कि अलग हो गया, और उस टाइम उसे वर्मा कहते थे। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी लाइन है, वो है भारत म्यांमार सीमा रेखा, और ये पूछी नहीं जाती क्योंकि इसका नाम डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अखंड भारत का जो तीसरा टुकड़ा था वो था पाकिस्तान, जो कि 1947 में भारत से अलग हो गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और क्योंकि हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता रहता है, खून खराबा होता रहता है, तो यहाँ पे एक ब्लड का इमेज दिखाया गया है, ब्लड ड्रॉप का, उसे याद रखेंगे रेड।
ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और इससे पहले हमने याद किया था ड्यू वर्ड से, कि ड्यू वर्ड से ड्यूरेंट रेखा हमने याद करा था, जो कि किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। अब जब ये याद किया है तो एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, वो भी फटाफट याद कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच में क्या है? वो है आपकी मैकमोहन रेखा। यहाँ पे हमने मनमोहन जी का इमेज यूज किया है ताकि ये चीज हमारे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। इसे हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि एक बार मनमोहन जी चाइना गए, ठीक है। एक बार मनमोहन जी चाइना गए और उन्होंने चाइनीज फोन खरीदा। तो इस वर्ड से हमें याद क्या हो गया कि भारत और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अब हमें अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ पे राजाओं का राज्य चलता था, ठीक है। यानी कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन उस टाइम हम राजाओं का जो राज्य था उससे आज़ाद नहीं हुए थे। इंडिया जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। लगभग 552 प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे राजा लोग राज्य करते थे, ठीक है। तो जब हमें आज़ादी मिली तो अंग्रेजों ने इन प्रिंसली स्टेट के सामने 3 ऑप्शंस रखे। जैसे केबीसी में 4 रखे जाते हैं, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे 3 रखे कि या तो आप पाकिस्तान से मिल जाओ, या फिर आप भारत से मिल जाओ, या फिर आप स्वतंत्र देश बने रहो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन थे। तो हुआ क्या, अब जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने ये सोचा कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन ये 552 जो प्रिंसली स्टेट है इन्हें मिला के हम फेडरेशन तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमने फेडरेशन बनाया किसी समझौते के तहत। अगर हमने इन्हें साथ मिलाया तो कल को जब विवाद होगा, इतने सारे लोग हैं, जब साथ में रहेंगे तो दिक्कतें तो होंगी। तो कल को ये लोग अलग अलग होना चाहेंगे, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत है। तो इंडियन लोगों ने डिसाइड किया कि हम फेडरेशन नहीं बनाएंगे, हम यूनियन बनाएंगे, कि एक बार हम में शामिल हो जाओ पर फिर कभी अलग ना हो पाओ, ठीक है। इसलिए सरदार पटेल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो सभी प्रिंसली स्टेट को मिला के एक यूनियन का निर्माण करें, ठीक है। इस काम में 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, जो कि इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब उनके नाम देख लेते हैं। वो हैं हमारे सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंट बैटन, ठीक है। तो इन लोगों ने जो प्रयास करे उसकी वजह से भारत में लगभग 549 जो प्रिंसली स्टेट थे वो खुशी खुशी भारत में विलय हो गए, यानी कि मर्ज हो गए। लेकिन जो 3 राज्य थे उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, वो कौन से 3 राज्य हैं जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया या भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे? तो वो थे आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब हम इन्हें 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के जो निजाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन सरदार पटेल जी ने क्या किया, पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा और यहाँ पे ऑपरेशन पोलो किया गया, ठीक है। यानी कि पुलिस कार्रवाई करी गई और इसके द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस तरीके से मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा। और किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से? पुलिस कार्रवाई द्वारा। और किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया? ऑपरेशन पोलो द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनागढ़। यह गुजरात का ही एक रियासत था, ठीक है। यहाँ की जो पब्लिक थी वो तो हिंदू थी, जो जनता थी वो तो हिंदू थी, लेकिन जो राजा था वो मुस्लिम था। तो राजा क्या चाहता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, लेकिन मेजॉरिटी तो जनता है, राजा तो एक होता है, जनता बहुत सारी होती है। इसलिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी जनता, वो कहाँ जाना चाहती थी? वो भारत में मिलना चाहती थी। इसलिए सरदार पटेल जी ने क्या किया, जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि रेफरेंडम कराया। और उसके बाद जब 90% लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं, तो क्या हुआ, ये फाइनली भारत में मिला। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ है वो भारत में किस तरीके से मिला? तो वो मिला रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह। वहाँ के जो जन थे वो सब कहाँ जाना चाहते थे? वो भारत में मिलना चाहते थे। तो जनमत संग्रह द्वारा, रेफरेंडम द्वारा ये भारत का हिस्सा बना जूनागढ़। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे राज्य की, जो था जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे अपोजिट कंडीशन थी। यहाँ की जनता तो सारी मुस्लिम थी, लेकिन जो राजा था वो हिंदू था, और राजा का नाम क्या था? हरि सिंह, ठीक है। हरी ग्रीन कलर से, और ये सिंह का इमेज देख के याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। तो यहाँ पे जब हमने इस इमेज को देख के अच्छे से याद कर लिया कि जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, तो इससे 2 बातें हमें क्लियर हो गई। हमें याद हो गया कि जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था लेकिन जनता मुस्लिम थी।
इसके अपोजिट जूनागढ़ में क्या था कि जो राजा था वो तो मुस्लिम था लेकिन जनता थी वो हिंदू थी। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद होगा एक इमेज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो राजा हरि सिंह थे इन्होंने कहा कि ना तो हम भारत का हिस्सा बनेंगे ना ही हम पाकिस्तान का बनेंगे, हम ऑप्शन 3 लेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है। लेकिन तब तक क्या हुआ, पाकिस्तान जो था वहाँ के जो आतंकवादी थे उन्होंने घुसपैठ कर दी साइड से। तब हरि सिंह को लगा कि अब हम इनसे बच नहीं पाएंगे और वो नेहरू जी के पास आए मदद के लिए। और फाइनली सरदार पटेल ने क्या किया, 26 अक्टूबर को 1947, ईयर था 1947 और तारीख थी 26 अक्टूबर, इन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और भारत का अंग बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा किस प्रकार बनाया गया, तो विलय पत्र पर साइन करवा के, ठीक है, विलय पत्र पर साइन करवा के जम्मू एंड कश्मीर को हिस्सा बनाया, जनमत के द्वारा जूनागढ़ को हिस्सा बनाया और हैदराबाद को बनाया ऑपरेशन पोलो द्वारा, यानी कि पुलिस की हेल्प के साथ, ठीक है।